बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6, जो चैप्टर का नाम था बच्चों सजीव एवं विशेषताएं एवं आवास के बारे में पढ़े थे। तो आपको बता दें, हम अपनी पहले वाले वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित पहला वीडियो में हमने इससे संबंधित आधा से अधिक टॉपिक हम लोग पढ़ लिए थे, जो आज हम स्टार्ट करेंगे। आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे विभिन्न आवासों की यात्रा के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले किस कौन कौन सा टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया, उस टॉपिक को थोड़ा हल्का हल्का टच कर लेते हैं कि जिससे हम आगे जो पढ़ें आपको समझ आए। आवास एवं अनुकूलन क्या होता है उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। आवास एवं अनुकूलन के बारे में हम थोड़ा आपको समझा देते हैं। किसी पौधों अथवा जंतु को उनके परिवेश में रहने के योग बनाती है, उसको क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। आपको बता दें कि जिन विशेष संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उनके परिवेश में रहने के योग बनाते हैं, उसे कहते हैं अनुकूलन कहते हैं। तथा आवास किसे कहते हैं? आवास किसी सजीवों का वह स्थान जिसमें वह रहता है। किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है। ठीक है, जैसे हम अपने घर में रहते हैं तो क्या हमारा एक घर क्या हमारा आवास ही जैसा है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर रहते हैं। इसी प्रकार जैसे सजीव जहाँ पर वह अपना किसी सजीव को वह स्थान जिसमें वह रहता है क्या, तो उसका आवास कहलाता है। स्थलीय आवास क्या होता है? स्थलीय आवास स्थल पर पाया जाने वाले पौधे एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। स्थल पर जितने जीव जंतु पौधे पाए जाते हैं उनका क्या होता है, जंतुओं का जो आवास होता है, स्थल पर पाए जाने जितने भी जंतु उनको स्थलीय आवास कहते हैं। ठीक है, जैसे आपको बताते हैं वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय, पर्वतीय क्षेत्र आवास के स्थलीय आवास के कुछ उदाहरण। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जलीय आवास क्या होता है। जलीय आवास जल में जितने भी जंतु, जलाशय तथा जलीय जंतु जल में रहने वाले पेड़ पौधे या जंतु को ही हम क्या जलीय आवास कहते हैं। जैसे आपको बताते हैं जलाशय, दलदल, झील, नदी, समुद्र जहाँ पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं उसको ये जलीय आवास कहते हैं। वे विश्व के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले घास एवं मैदानी का मरुस्थल, तटीय पर्वतीय क्षेत्रों में विषमताएं होती है। ठीक है, अब कहते किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे पौधे एवं जंतु उसके क्या जैव घटक। आपको बता दें किसी भी आवास में पाए जाने, चाहे जलीय पाए चाहे स्थलीय पाए, किसी भी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे क्या होता है, जैसे पौधे तथा जंतु क्या उसको जैव घटक कहता है। लेकिन आपको बता दें जैव घटक कहलाता है, लेकिन जहाँ पर वहाँ पर मिट्टी पर्वत, आवास में मिट्टी पर्वत, वायु, जल जैसे अनेक निर्जीव वस्तु भी पाए जाते हैं जिनको हम अजैव घटक कहते हैं। क्या कहते हैं? अजैव घटक कहते हैं। अब आपको समझ में आएगा अनुकूलन क्या होता है, आवास क्या होता है, स्थलीय आवास क्या होता है, जलीय आवास क्या होता है, अजैव घटक क्या होता है, अजैव घटक क्या होता है, जैव घटक क्या होता है, अजैव घटक कहते हैं। आपको समझ आ गया होगा। आज से जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा विभिन्न आवासों की यात्रा। ठीक है, विभिन्न आवासों की यात्रा। कुछ स्थलीय आवास के बारे में देखते हैं, कुछ स्थलीय जैसे मरुस्थल के बारे में देखते हैं। ठीक है, मरुस्थल एक अजैव घटकों एवं ऊतकों के अनुकूलन के विषय में हम पहले से भी चर्चा कर आपको पता है। अजैव घटक क्या होते हैं, जहाँ पे उसमें जो निर्जीव वस्तु होते हैं उसको हम अजैव घटक, जैसे चट्टान है, वहाँ पे मरुस्थल क्षेत्र में रेत है, क्या ये अजैव घटक में आएंगे। ठीक है, लेकिन जो ऊँट है, ऊँट क्या होता है, अपने जो हमने अब पहले वाली वीडियो में पढ़ा था, ऊँट का जो पैर होता है उसको रेगिस्तान में रहने लायक बनाता है कि पैर लंबे होने की वजह से क्या होता है, रेगिस्तान में रह पाता है। ठीक है, अनुकूलन। मरुस्थल में पाए जाने वाले अन्य जंतुओं एवं पौधों क्या होते हैं? मरुस्थल में पाए जाने वाले अन्य जंतु एवं पौधे में क्या होता है, क्या उनमें इस प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं। अब सोचना है कि जो जैसे ऊँट था, ऊँट का लंबा पैर होने की वजह से क्या था, वहाँ पे रेगिस्तान में वो सर्वाइव कर पाता था, रह पाता था, क्योंकि उसका शरीर जमीन से क्या था, ऊपर था। उसकी गर्मी, जो जमीन की गर्मी थी उसे कम दिख लगती थी। ठीक है, मरुस्थल में रहने वाले चूहे एवं सांप ऊँट की भांति लंबे पैर नहीं होते। जितने भी मरुस्थल में पाए जाने वाले जीव जंतु होते हैं, जैसे ऊँट का पैर लंबा होता है, लेकिन सभी जीव जंतु का तो पैर लंबा नहीं होता होगा ना। मरुस्थल में रहने वाले चूहे एवं सांप के
सांप के जो पैर होते हैं ऊँट की अपेक्षा तो लंबे नहीं होते, छोटे-छोटे होते। दिन की तेज़ गर्मी से बचने के लिए वो भूमि के अंदर गहरे बिल में रहते। अब बताइए अब रेगिस्तान में क्या होता है, बहुत तपती धूप पड़ती है और उसको उनसे बचने के लिए क्या करते हैं, वो अंदर भूमि के अंदर गहरे-गहरे गहरे बिल में रहते हैं, ठीक है? बिल में रहते हैं। रात्रि के समय क्या होता है, रात्रि के समय तापमान में कमी आती है और जंतु बिल से बाहर निकल जाते हैं। जंतु क्या होते हैं, बिल से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पे दिखाया गया है फिगर में। मरुस्थल में उगने वाले वाले कुछ पौधे होते हैं। आपको तो मरुस्थल में उगने वाले कुछ पौधों को चित्र में दिखाया गया है। यह पौधे मरुस्थल के प्रति किस प्रकार अनुकूलित होते हैं? जो ये फिगर दिखाया गया है मरुस्थल में रहने वाले पौधों का, ठीक है? एक क्रियाकलाप करते हैं, उसके बाद समझाते हैं कि मरुस्थल में पेड़-पौधे कैसे रहते हैं, ठीक है? गमले में लगा एक कैक्टस तथा पत्तियों वाला एक पौधा क कक्षा में लाइए, ठीक है? गमले में लगा हुआ कैक्टस तथा पत्तियों वाला पौधा को स्कूल में कक्षा में लेकर जाना है। दोनों पौधों के कुछ भाग को पॉलीथीन के थैली से ढककर उस प्रकार बांधे जिस प्रकार कक्षा अध्याय में क्रियाकलाप हमने पौधे के वाष्पोत्सर्जन में अध्ययन करते समय बांधा था। ठीक है, आपको याद होगा कि हमने देखा था एक वाष्पोत्सर्जन जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें देखे थे एक पत्ती को हमने गमले एक लीफ को बांध दिया था, एक लीफ को छोड़ दिया था। ठीक है, गमले में लगे पौधे को धूप में रखिए तथा कुछ घंटे बाद क्या करते हैं, कुछ घंटे बाद इनको देखना है। क्या आप देखते हैं कि क्या आपको दोनों पॉलीथीन की थैलियों में एकत्रित जल की मात्रा में कोई अंतर देखते हैं? आपको बता दें मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा मरुस्थलीय पौधे क्या होते हैं? मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निकासित करते हैं। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा मरुस्थलीय पौधे में क्या होता है, जल की कम मात्रा निकालते हैं। मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां तथा अनुपस्थित होती है। आप देखते होंगे जंगल और रेगिस्तान में पाए जाने जितने भी प्लांट होते हैं उन पे पत्तियां बहुत कम कम होती है। क्या होते हैं, पत्तियां कम होने की वजह से वाष्पोत्सर्जन कम होता है। कुछ पौधे में पत्तियां कांटे का रूप ले लेती है। जो कुछ पत्तियां होती हैं, पत्तियां होती भी है तो कैसे कांटे का रूप ले लेती हैं, बड़ी होकर कांटे का रूप लेती है, इससे पत्तियों से होने वाला वाष्पोत्सर्जन में होने वाले जल की ह्रास कमी हो जाती है। पत्तियों इसमें से क्या होता है, जो पत्तियां होने वाला वाष्पोत्सर्जन होती है क्या, तो वाष्पोत्सर्जन से होने वाले जल ह्रास में कमी हो जाती है। क्या होता है, जल वाष्पोत्सर्जन ही नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा आपको बता दें नागफनी में पत्ती जैसी संरचना आपको देखते होंगे। आप नागफनी में पत्ती जैसी संरचना आप देखते होंगे। यह वास्तव में इनका तना है, इनका तना होता है। और तुम्हें क्या होता है, तना होता है। इन पौधे में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है। जो आपको पता है, जो तना क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करने का काम करता है। तना एक मोटी मोमी परत से ढका होता है। जो तना होता है नागफनी का, वो मोटी मोमी परत से ढका, जिससे पौधों को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। जिससे क्या होता है, पौधों को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधे जड़ से अवशोषण के लिए मिट्टी की बहुत गहराई तक चली जाती है। आपको पता होगा कि रेगिस्तान में जल कम पाया जाता है। और मरुस्थलीय पौधे क्या करते हैं, जितने मरुस्थलीय पौधे उनको जल की जब आवश्यकता होती है, उनकी जड़ें क्या होती है, बहुत गहराई में चली जाती है, लेकिन स्थलीय पेड़ पौधे की अपेक्षा। ठीक है, मरुस्थलीय पौधे में जैसे यही है नागफनी का पेड़। ठीक है, इसको देखिए, जो इसका प्लांट है, ये रेगिस्तान में पाए जाने वाले पेड़ पौधे, तो इनका जो पौधा है कैसा है, इनके जो पत्तियां नहीं है, जो पत्तियां कैसी है, उनके कांटे रूप धरे चपटे चपटे। ठीक है, ये क्या है, इनका तना है, इनमें कोई पत्तियां नहीं होती है। ठीक है, जो पत्तियां होती भी तो कैसे कांटे का रूप धरे, जो कांटे का रूप होने की वजह से उनमें वाष्पोत्सर्जन कम होता है तो और उनको मरुस्थलीय पौधों को जल की आवश्यकता होती है। तो जो उनका जड़ें होती है वो जल अवशोषण के लिए क्या कहते हैं, वो मिट्टी की बहुत गहराई तक चली जाती है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों पर्वतीय क्षेत्र के बारे में। अभी तक तो हम मरुस्थल क्षेत्र में पाए जाने पेड़ पौधे जंतुओं के बारे में देखे, लेकिन अब हम पढ़ेंगे पर्वतीय क्षेत्र के बारे में। ठीक है, आपको बता दें कि ये आवास क्षेत्र सामान्य बहुत ठंडे होते हैं। पर्वतीय क्षेत्र कैसे होते हैं, बहुत ठंडे होते। इनमें से तेज हवा चलती है। कुछ क्षेत्रों में शीतकाल में हिमपात भी होता है। आपको बताते हैं जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वो बहुत ठंडे होते हैं। इनमें से तेज हवा भी चलती है और कुछ क्षेत्रों में शीतकाल में क्या होता है,
हिमत मतलब हल्का हल्का बर्फ बारिश भी होता रहता है, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्रों में पौधे एवं जंतुओं के अनेक प्रजातियां पाई जाती है। आपको पता है कि जो पर्वत वाले क्षेत्र होते हैं उनमें क्या होता है, पौधे जंतु भी अनेक प्रकार के पाए जाते हैं। जैसे फिगर में दिखाया गया है। यदि आप पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं, आपको पता है कभी आप घूमने गए होंगे पर्वतीय क्षेत्र में, तो आपको अथवा घूमने गए हैं तो आप ऐसे अनेक वृक्ष देखे होंगे, परंतु क्या आप क्या आपने ऐसे वृक्षों को अन्य क्षेत्रों में भी देखा? अगर आप पर्वतीय क्षेत्र में घूमने गए हैं और फिर आपको कह दे कोई रेगिस्तान में जाकर देखो, जो पर्वतीय क्षेत्र में पेड़ पौधे देख के आए थे वो रेगिस्तानीय क्षेत्र में पाया जाएगा? अच्छा, स्थलीय क्षेत्र में पाया जाएगा? ऐसा नहीं होता है, जो जहाँ का वहीं पर पाया जाता है, ठीक है। ये वृक्ष अपने आवास में विद्यमान इस परिस्थितियों में रहने के लिए प्रकार अनुकूलित है। आपको बताते हैं जो वृक्ष हिमालय में पाए जाते हैं, ऐसे अपने आवास में विद्यमान परिस्थितियों में रहने के लिए क्या अनुकूल होते हैं, ये वृक्ष क्या करते हैं। ये वृक्ष सामान्यतः शंकुआकार होते हैं। कैसे होते हैं? शंकुआकार होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं, शंकुआकार होते हैं, ऐसे शंकुआकार होते हैं तथा इनकी शाखाएं तिरछी होती हैं। इनमें कुछ वृक्ष की पत्तियां सुई के आकार की होती हैं। इनमें जो पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने जितने भी पौधे होते हैं उनका शेप आकार कैसा होता है? उनका आकार शंकुआकार होता है और इनकी शाखाएं कैसी तिरछी होती है। और इनमें कुछ वृक्ष की जो पत्तियां होती है ना, सुई की तरह नुकीली नुकीली होती है, ठीक है। इससे वर्षा का जल एवं हिम सरलता से नीचे की ओर खिसक जाता है। इनसे जो वर्षा होते हैं तो जल रहता है, जो क्या होता है, नीचे की ओर सरक जाता है, खिसक जाता है। पर्वतों पर इन वृक्षों से अधिक भिन्न आकृति और आकार वाले वृक्ष मिल सकते हैं। आपको बता दें, पर्वतों पर इन वृक्षों से भी अधिक विभिन्न आकृति और आकार वाले वृक्ष मिल सकते हैं। पर्वतों पर जीवित रहने के लिए इनमें कुछ अन्य प्रकार का अनुकूलन हो सकता है। अब बताइए, पर्वत पर रहने के लिए, जीवित रहने के लिए इनमें कुछ अन्य प्रकार का अनुकूलन हो सकता है। पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु वहाँ की परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित होते हैं। अब जितने भी जो पर्वत क्षेत्र है उनमें जितने भी जंतु पाए जाते हैं उनके उनकी परिस्थिति के अनुकूल होते हैं। अपने जैसा मौसम उसी के अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं, ठीक है। उनकी मोटी त्वचा तथा ठंड से उनका बचाव करते हैं। जो उनके यहाँ आप देखते होंगे, जो मोटी त्वचा होता है पर्वत में पाए जाने जंतुओं की मोटी त्वचा होता है और ठंड से क्या होता है, उनका बचाव करते हैं। उदाहरण में बताते शरीर को गर्म रखने के लिए याक अपनी लंबे बालों से ढका होता है। अब बताइए, जो शरीर को गर्म रखने के लिए याक का जो शरीर है, याक का शरीर लंबे बालों से ढका होता है। पहाड़ी तेंदुए के शरीर पर फर होते हैं, पहाड़ी तेंदुए के शरीर पर फर होते हैं। यह बर्फ पर चलते समय उसके पैरों को ठंडे से बचाता है। क्या करता है, पहाड़ी जो तेंदुआ होता है उनके शरीर पर फर होते हैं। यह क्या करता है, जो फर होने से बर्फ पर चलने के लिए पैरों की ठंडे से बचाता है। पहाड़ी बकरी के मजबूत खुर उसे ढालदार चट्टानों पर दौड़ने के अनुकूल बना। आप देखते होंगे जो पहाड़ी बकरियां होती है ना, उनके मजबूत खुर होते हैं जो ढालदार चट्टानों, जैसे चट्टाने के ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं, तो क्या होता है, तिरछी टाइप होती हैं, तो उनको चढ़ने के लिए मदद करता है जो खुर होता है पहाड़ी बकरियों में, ठीक है। चट्टानों पर दौड़ने के लिए अनुकूलित बनाते हैं। जैसे जैसे हम पर्वतीय क्षेत्रों में ऊपर चढ़ते जाते हैं तो परिवेश का स्वरूप बदलता रहता है। परिवेश का स्वरूप क्या होता है, बदलता रहता है और हमें विभिन्न ऊंचाइयों पर पाए जाने वाले जीवों की अनुकूलन की विविधता दिखाई थी। आप जैसे जैसे पर्वत पे चढ़ते जाएंगे ऊंचाई पे क्या होगा, वहां पर जो विभिन्न ऊंचाइयों पर पाए जाने वाले जीवों में क्या होता है, अनुकूलन में क्या होता है, विविधता दिखाई देती है। आपको हम पढ़ेंगे घास स्थल के बारे में पढ़ेंगे। घास स्थल का क्या होता है। घास स्थल शेर वन में अथवा घास स्थल में रहता है। आपको पता है शेर कहाँ रहता है,
शेर जंगल में या घास स्थल में रहता है तथा एक ऐसा शक्तिशाली जंतु है। शेर एक ऐसा शक्तिशाली जो हिरण जैसे जंतुओं का शिकार करके उन्हें मारकर खा जाता है। शेर एक ऐसा शक्तिशाली जंतु है बच्चों, जो हिरण जैसे क्या होता है, हिरण जैसे फुर्तीले जंतु को भी शिकार कर कर खा जाता है, उनको मारकर खा जाता है। ठीक है, यह मटमैले भूरे रंग के हल्के भूरे रंग का होता है। एक शेर एवं हिरण के चित्र देखिए। ठीक है, देखिए अभी दिखाते हैं। इन दोनों जंतुओं की आंखें उनके चेहरे पर किस प्रकार स्थित है? इन दोनों की जंतुओं की जो आंखें किस प्रकार स्थित है? क्या क्या वे एक चेहरे से सामान्य अथवा पार्श्व में हैं? चेहरे के सामने अथवा पार्श्व में शेर के पैर अगले के नख लंबे होते। शेर के जो अगले पैर के जो नाखून होते हैं लंबे लंबे होते, जिन्हें वे पदंगुलियां के अंदर खींचकर छिपा सकता है। पदंगुलियों को अंदर खींचकर छिपा सकता है। जो शेर के पैर के अगले पैर के जो नाखून होते क्या, तो लंबे लंबे होते, जिन्हें वो पदांगुलियों के अंदर क्या खींचकर छिपा सकता है। और क्या शेर की यह संरचनाएं उनसे जीवन यापन में सहायता करते, जो ये शेर की संरचनाएं होती है बच्चों, उसको जीवन यापन की सहायता करती। उनका मटमैला रंग शिकार के दौरान उसे घास से तथा भूसे में छिपाए रखता है। आपको बता दें, जो शेर का जो मटमैला कलर हल्का भूरा होता है, भूरा रंग शिकार के दौरान क्या करता है, उसे घास के भूसे या मैदानों में रखता है। क्या होता है, छिपाए रखता है। वो नहीं पता चलता है कि वहाँ पे शेर है, कि उसका कलर भी कैसे होता है, भूसे की जैसा होता है, घास के ही जैसा होता है। ठीक है, ये देखिए शेर का फिगर, ये क्या है, हिरन का फिगर। आप हिरन को देखते हैं, शेर का दोनों आँख क्या है, सामने है। क्या है, दोनों आँख कहाँ पे, सामने है। पर लेकिन क्या होता है, जो हिरन है उसकी आँख क्या है, दोनों साइड की तरफ है। क्या है, दोनों साइड की तरफ है, सामने की तरफ नहीं, साइड है, अगल बगल है। ठीक है, जो शेर का कलर कैसा है, इसके उस भूसे की तरह ही है। ठीक है, जहाँ पर ये कलर है उसी की तरह के, तो शेर का कलर होने की वजह से, शेर का भूरा रंग होने की वजह से शिकारी को भी नहीं पता चलता है कि शेर यहाँ पे खड़ा हो। शिकार करते समय शेर छिप सकता है, उसको पता नहीं चलता है कि यहाँ पे कोई छिपा है। शिकार को पता भी नहीं चलता है कि चेहरे के सामने की आंखें उसे वन से दूर तक शिकार खोजने में सहायता। आपको बताएं, जो चेहरे पे, जो शेर का सामने के चेहरे पर जो सामने की आंखें हैं, क्या कहते हैं, उसको दूर तक शिकार के खोजने में क्या सहायता करती है। पर एक दूसरा जंतु हिरण, जो वन एवं घास स्थल में रहता है, दूसरा जंतु हिरण है। अभी तो हम तक शेर के बारे में पूरा टोटल जानकारी ले लिए, लेकिन अब हम दूसरा जंतु हिरण के बारे में देखते हैं, जो वन और एवं घास स्थल दोनों में पाया जाता है। ठीक है, पौधे के कठोर तनों को चबाने के लिए इससे मजबूत दांत होते हैं। अब वो क्या करता है, जंगल में रहता है, वो पौधे के कठोर तनों को चबाने के लिए उसके पास क्या होता है, मजबूत दांत होते हैं। हिरण को अपने शिकारी जैसे शेर जंतु उसे अपना शिकार बनाते हैं। शेर और जैसे जंतु क्या अपना शिकार बनाते हैं। इसके उपस्थिति की जानकारी आवश्यक है, ताकि वह उसका शिकार न सके और वहां से भाग जाए। उसे लंबे कान से उसे शिकारी की गतिविधि का जानकारी होती है। अब जैसे भगवान ने शेर को कोई शिकार करते समय न पहचाने, उसके लिए उसका भूरा कलर था, और उसकी लंबी अगले पैर में जो उंगली नाखून क्या थी, लंबी लंबी थी। उसी प्रकार कोई हिरण का शिकार न कर पाए, इसीलिए भगवान ने उसे लंबे लंबे कान दिए, कि जो कोई शिकार करने वाला हो, वो क्या करे, उसकी गतिविधि जो भी हो उससे उसको पता चल जाए। ठीक है, इसके सिर के पार्श्व में दो और आंखें स्थित होती है, प्रत्येक दिशा का खतरा महसूस करती है। अब देखते होंगे, सभी जंतुओं का आंख सामने होता है, लेकिन हिरण का आंख क्या होता है, साइड बाई क्या होती है, पार्श्व में दोनों ओर होती है, मतलब साइड होती है। ठीक है, उससे क्या होता है कि वो प्रत्येक दिशा में जो खतरा देखता है, आपको किस दिशा से, हम सिर्फ सामने की वस्तु को पता रहा, लेकिन दाएं बाएं का नहीं। लेकिन हिरण क्या होता है, सामने के साथ साथ दाएं बाएं के भी उनको देख कर बता सकता है कि खतरा किधर से हो रहा है। देख कर खतरा महसूस कर सकता है। ठीक है, सकती है। हिरण की तेज गति उसे शिकार से दूर भागने में क्या देता है, शिकार से भागने में क्या मदद करती है, कि शेर उसका शिकार न कर पाए। शेर, हिरण तथा अन्य जंतुओं
शेर तथा हिरण तथा अन्य जंतुओं एवं पौधों में और भी बहुत सी विशेष संरचनाएं होती है। शेर, हिरण तथा अन्य जंतुओं एवं पौधों में क्या तो और पौधों में भी और सी विशेष संरचनाएं होती है जो उन्हें उनके आवास में जीवित रहने योग्य बनाती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कुछ जलीय आवास के बारे में। जलीय आवास मतलब पहले हम स्टार्ट करें जंतु नहीं समुद्र के बारे में, सॉरी समुद्र के बारे में पढ़ेंगे। समुद्र के बारे में हम आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो प्लीज़ वीडियो कैसी लगी बच्चों, वीडियो अच्छी लगी तो उस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें।